मैंने आपको भक्ति काल से संबंधित जो कवि हैं उनकी प्रमुख रचनाओं पे हमने बात की थी, है ना। उनके नोट्स भी मैंने कल आपको दिए थे। उसका पीडीएफ आप अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक है, चाहे वो कबीर दास की रचना हो निर्गुण भक्ति शाखा से, चाहे वो मलूक दास हो उसी शाखा से, इसके अलावा तुलसीदास जी हो गए या नाभादास जी हो गए भक्तमाल वाले, इनकी रचनाओं से क्वेश्चन आता है। इसके अलावा आपको राम मार्गी शाखा, सॉरी कृष्ण मार्गी शाखा में सूरदास मिलेंगे, मीराबाई मिलेंगी, आपको इसके अंतर्गत रसखान मिलेंगे। तो इनकी रचनाओं को भी आप थोड़ा सा देख लेना। जो पीडीएफ मैंने आपको दिया है लगभग उसमें बहुत सारी पंक्तियां मैंने आपको कल क्लास के दौरान ही करा दी थी। इसके अलावा रीतिकाल को हम लोग पहले ही कर चुके हैं। रीतिकाल में बिहारी की रचनाओं को, घनानंद की रचना हो गई, देव की रचना हो गई, पद्माकर की रचना हो गई। रचनाओं के साथ इनके प्रमुख जो पंक्तियां हैं, काव्य पंक्तियां, उनको अच्छे से याद करना, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आता है यहां से। ठीक है, सीधे सीधे क्वेश्चन करता है कि फलाना पंक्ति जो है वो किस रचनाकार से संबंधित है या किस रचनाकार ने लिखा है। ठीक है, तो उसको एकदम अच्छे से तैयार करना। तो हम लोग आदिकाल के कवि कर चुके हैं, भक्ति काल के कवि कर लिए, और हमने कर लिए रीतिकाल के कवि। रीतिकाल के कवि जिसमें बिहारी को अच्छे से कर लेना। ठीक है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, क्वेश्चन आता है। ठीक है, कहत नटत रीझत खीझत मिलत खिलत लजियात, क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इनको अच्छे से याद कर लेना। इसके अलावा जायसी जो आपके भक्ति काल में आते हैं सूफी मार्गी में, उसको आप अच्छे से कर लेना। ठीक है, उनके नागमती विरह खंड का मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। उसमें जो 12 मासा शैली आपको देखने को मिलेगी और मसनवी शैली का जो उन्होंने प्रयोग किया है, वो मसनवी शैली की रचना कैसी होती है ये आपको समझ में आ जाएंगी चीजें। तो आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा, आप उसके लिए निश्चिंत रहो। नागमती विरह खंड की आपको प्रति दे दूंगा, आप उसको पढ़ लेना। वहीं से आपको क्वेश्चन अगर बनना हुआ तो नागमती विरह खंड से बनेगा। ठीक है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण अगर साहित्यिक रूप में देखा जाए तो आचार्य शुक्ल ने भी जब हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है तो उसमें विरह खंड को, मतलब नागमती विरह खंड को बहुत ज्यादा महत्व दिया है। ठीक है, खासकर उसकी जो 12 मासा शैली है, जिसको वो आषाढ़ से चालू करते हैं, आषाढ़ से चलते चलते वो वापस घूम फिर के बैसाख तक आता है। ठीक है, सॉरी जेठ तक, जेठ लास्ट महीना होता है, उसमें लास्ट होता है, तो वहां तक पूरा चलता है। तो उस पूरी रचना को मैं आपको दे दूंगा पीडीएफ, आप उसको निकाल लेना, उसको पढ़ लेना। ठीक है, वैसे जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उसके मैंने आपको सारे के सारे दिए हैं। ठीक है, तो आज ये मान करके चलिए कि कविता वाला जो हिस्सा है हमारा वो कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, क्योंकि आज हम लोग आधुनिक काल की जो रचनाएं हैं उस पर चर्चा करने वाले हैं। आधुनिक काल में की प्रवृत्ति क्या रही है, कौन कौन किस कालखंड के अंतर्गत रचनाएं किए हैं, वो सब आपने पहले भी देख चुका है। आपको मैंने बताया था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जब आप पढ़ेंगे, उनके जब हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ेंगे, तो उन्होंने आधुनिक काल को 4 प्रकरणों में बांटा है। आधुनिक काल को 4 प्रकरणों में बांटा है। ठीक है, जिसमें एक सामान्य है परिचय, इसके बाद फिर प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान, 3 भागों में बांट करके इन्होंने जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसके आधुनिक काल का विभाजन किया है। तो अब हम एक एक करके इस कालखंड की जो रचनाएं हैं उनको देखने वाले हैं। ठीक है, सबको नमस्कार, सबको नमस्कार। चलिए, तो भारतेंदु युग सबसे पहले आता है आधुनिक काल के अंतर्गत, और इस कालखंड में आचार्य भारतेंदु ही ऐसे रचनाकार हैं जिनकी रचनाओं को बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। आप चाहे डीएसएसएसबी का पेपर ले लो, चाहे आप केवी का पेपर लो, एनवीएस का पेपर ले लो, कोई सा भी पेपर ले लो, अगर हिंदी साहित्य के संबंध में या हिंदी व्याख्याता के लिए यदि एग्जाम हो रहा है तो वहां अगर आधुनिक काल में
भारतेंदु युग से अगर कोई रचना पूछी जाती है, कोई क्वेश्चन आता है, तो वो आता है आचार्य भारतेंदु से। भारतेंदु की रचनाओं को यदि आप देखें तो एक तो इनकी रचना हमको मिलती है कविताओं के रूप में, और दूसरा इनकी रचना मिलती है हमको बीच बीच में कहीं कहीं पर। देखिए नाटक इन्होंने बहुत सारे लिखे हैं, ठीक है। मूलतः देखा जाए तो बंगाली नाटककार हैं ये, बंगाली में नाटकों की रचना करते थे। मैंने पहले भी इन पे बहुत ज्यादा बात की है। तो आचार्य भारतेंदु जो हैं, इनकी जो रचना है, उनके नाटकों के बीच बीच में आपको कविताएं देखने को मिलती हैं। जैसे भारत दुर्दशा है, जैसे आप अंधेर नगरी पढ़ते हैं, तो उसमें बीच बीच में आपको कविताओं को, मतलब कविताओं का रस मिले, इसलिए आचार्य भारतेंदु जो है वो बीच बीच में कविताएं लिखते हैं। तो उनको भी आपको देखना है, और क्वेश्चन कई बार वहीं से आता है, ठीक है। चलिए, तो भारतेंदु की रचनाओं को यदि देखें तो भारतेंदु की बहुत सारी रचनाएं हैं। प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, है ना, इस प्रकार की रचनाएं हैं। और नाटकों में यदि देखें तो नाटकों में एक तो बहुत फेमस नाटक है इनका अंधेर नगरी, आपने पढ़ा होगा। गोवर्धन दास, नारायण दास, राजा, गुरुजी, ये सब जो है ये उसके प्रमुख पात्र हैं। आगे जाकर के जब नाटक वाला हिस्सा आएगा तो मैं इस पूरे नाटक को आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। नाटक तो पूरा पढ़ना है अपने को, बहुत सारे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारे नाटक आपको कराऊंगा। कहानियां पढ़ना है, अभी उपन्यास पढ़ना है, कविताओं वाला हिस्सा आज कंप्लीट होगा, ठीक है। तो आचार्य भारतेंदु की प्रमुख कुछ रचनाओं को देखते हैं। जैसे अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। भारत दुर्दशा नाम के नाटक से ये लिया गया है, ध्यान रखना, भारत दुर्दशा से ये लिया गया है, ठीक है। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी, ठीक है। हाँ, तो अंग्रेज राज में सुख सज्जा सब बहुत ज्यादा है, लेकिन सब विदेश चला जाता है, यही बात बुरी है, ठीक है। और आपने इस कालखंड की एक बड़ी विशेषता ये देखी है, अच्छा ग्रुप में डालना है, ठीक है, ग्रुप में डल जाएगा वो, ठीक है, डल जाएगा वो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में डलवा दूंगा मैं उसको, ओके। चलो, तो आचार्य भारतेंदु के कालखंड को यदि आप देखेंगे तो इस कालखंड में भक्ति, मतलब देशभक्ति प्रधान बहुत सारी रचनाएं लिखी गई हैं। तो उसमें नाटक है एक भारत दुर्दशा, आचार्य भारतेंदु के द्वारा लिखा गया नाटक है। और उसी नाटक में यहां पर आपका ये पद आता है जिसमें अंग्रेजी राज के बारे में कहा है कि अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात इह अति ख्वारी। याद रखिएगा इसको। दूसरा, निज भाषा उन्नति है सबर उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत न ही को सूल, ठीक है। बहुत फेमस रचना है। और आप यहां जब जाएंगे रायपुर के रेलवे स्टेशन, तो आपने पढ़ा है, आपने सुना है कि अनुच्छेद 351 के द्वारा संघ को निर्देशित किया गया है कि वो हिंदी का प्रसार बढ़ाए। आर्टिकल 351 में ये बात लिखी गई है। तो आर्टिकल 351 में संघ को जब ये निर्देश दिया गया है तो संघ अपने अपने तरीकों से इस बात को प्रचारित और प्रसारित करने का काम करती है कि हिंदी जो है वो हमारी राजभाषा है, ठीक है। और भारतीय भाषाओं के प्रोत्साहन का प्रयास करती है। और इसीलिए रायपुर के रेलवे स्टेशन में आप देखेंगे तो यही सेम पंक्ति आपको लिखी हुई मिलेगी, निज भाषा उन्नति यह है सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत न ही को शूल, ठीक है। तो ये भी आचार्य भारतेंदु की ही रचना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। तीसरा है, जग जाने इंग्लिश हमें वाणी वस्त्र ही जोए, मिटाए वदन कर श्याम रंग जन्म सुफल सब होए, ठीक है। मतलब इंग्लिश, जग जाने इंग्लिश हमें, हमको इंग्लिश के रूप में जानता है, वाणी वस्त्र ही जोए, हमारे वाणी में हमारे वस्त्र को देख करके पूरी दुनिया हमको अंग्रेज समझने लगी है,
मिटाए वदन कर श्याम रंग, हमको इस चेहरे पर लगे हुए काले रंग को धोना है। देखो मैंने आपको बताया था अंग्रेजी शिक्षा का बहिष्कार किया गया है इस कालखंड में। बहुत मुखरित स्वर में अंग्रेजी भाषा का या अंग्रेजी जो शिक्षा प्रणाली है उसका विरोध किया है। हालांकि इसके पहले जो राजा रामचंद्र राय जैसे लोग आए थे, या 1875 के आसपास, जो आपको हमारे दयानंद सरस्वती जी मिलेंगे, आर्य समाज वाले, उन सब ने हिंदी शिक्षा अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने का काम किया, प्रोत्साहित किया उन्होंने। लेकिन इस कालखंड में, इसी कालखंड में आप देखेंगे कि जो भारतेंदु हैं, है ना, जो कवि चेतना के हृदय के लोग हैं, उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का बहिष्कार किया है और कहा है कि ये जो अंग्रेजी भाषा है, अंग्रेजी संस्कृति है, वो हमारे चेहरे पर पुते हुए कालिख के जैसे है। देखिए, मिटाए वदन कर श्याम रंग, वदन मतलब होता है चेहरा, बदन मतलब शरीर, ठीक है, ये शब्द युग में भी आता है क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा ठीक है, हाँ, तो मिटाए वदन कर श्याम रंग, जन्म सुफल तब होए, तब हमारा जन्म सुफल होगा जब हमारे चेहरे से ये कालिख निकाल दी जाएगी। इसके बाद चौथा पॉइंट है इनका, चौथी पंक्ति है, भीतर भीतर सब रस चूसै, हंसी हंसी के तन मन धन मुंह से, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। ये जो विधा है लिखने की, इसको बोला जाता है मुकरियां, इसको बोला जाता है मुकरियां। और मुकरियों के लिए सबसे फेमस आपने पढ़ा है आदिकाल में अमीर खुसरो को, ठीक है। अमीर खुसरो की रचनाओं के बारे में मैंने उस दिन बताया था, और आपको काव्य कोश के अंतर्गत बहुत सारी रचनाएं भी उनकी दिखाई थी और इन पंक्तियों को पढ़कर भी सुनाया था, ठीक है, याद होगा आपको। तो उसी प्रकार की पंक्ति जो है इस कालखंड में भारतेंदु भी लिखते हैं और कहते हैं कि ये जो अंग्रेज हैं, है ना, देखो यहां पर मुकरियां का मतलब होता है मुकरना, ठीक है, मुकर जाना, किसी एक तरीके की बात कहना। तो जब हमको लगे कि वो फलाना चीज का हिंट है तो अचानक से कह देना नहीं नहीं वो नहीं है, ये है। जैसे यहां पर भीतर भीतर सब रस चूस है, अंदर ही अंदर सारे रस चूस जाता है, हंसी हंसी के तन मन धन मुंह से, तन मन धन सब हंस हंस के आपसे छीन लेता है। जाहिर बातन में अति तेज, बात करने में बड़े निपुण हैं। कौन है? अंग्रेज। कौन है? साजन? नहीं नहीं, अंग्रेज। तो ये रचना मुकरियां कहलाती हैं और मुकरियों का जन्मदाता है कौन? अमीर खुसरो। और उनकी विधा को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी अपनाया है, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। तो ये रचनाएं हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की, और रचनाएं हैं इनको पूछता है, ठीक है। जैसे चूरन अमले सब जो खावे, दूनी रुश्वत तुरत पचावे, चूरन साहब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता, चूरन पुलिस वाले खाते, सब कानून हजम कर जाते। ये अंधेर नगरी नाटक से लिया गया है। और अंधेर नगरी में किसका वक्तव्य है, किसका कथन है? ये तो चूरन वाले का कथन है, चूरन वाला, ठीक है। उसमें अलग अलग पात्र मिलेंगे आपको। तो चूरन वाला बाजार का दृश्य रहता है, दूसरा दृश्य है, और वहां पर जो चूरन वाला है वो चूरन बेचता है और कहता है कि चूरन अमले सब जो खावे, ठीक है, दुनी रुश्वत तुरत पचावे, चूरन साहब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता, चूरन पुलिस वाले खाते, सब कानून हजम कर जाते, ठीक है। तो ये भारतेंदु की ही रचना है और कौन से नाटक से लिया गया है? इसको अंधेर नगरी नाटक से लिया गया है, ठीक है। चूरन वाला का कथन है, ध्यान रखिएगा। रोवहु सब मिली आवहु भारत भाई, ये भारत दुर्दशा से लिया गया है, भारत दुर्दशा नाटक है, वहां से ये पंक्ति ली गई है। रोवहु सब मिली आवहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई, ये भारत दुर्दशा से लिया गया है। तन ही लक्ष्य जह रक्षो, एक दिन कंचन बरसत, तह चौथाई जन रुखी, रोटही को तरसत।
ठीक है। हाँ, मतलब तन ही लख्यो, मतलब तन को देखा जहां एक दिन, तो एक दिन सोना बरसात बरस रहा है। तह चौथाई जन, वहां एक चौथाई लोग रूखी रोटियों को तरसत, मतलब रूखी रोटी के लिए रो रहे हैं। ठीक है। जह आमन की गुठली अरु बिरछत वी छाले, ज्वार चून मह मेली लोग परिवार ही पाले। तो ये भी पंक्ति है किसकी? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। नौन तेन लकड़ी, नौन तेल लकड़ी घासहु पर टिकस लगे जहां, चना चिरौंजी मोल मिले तह दीन प्रजा कह। तो ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है। इनको ध्यान रखिएगा, खासकर जहां जहां स्टार लगा रहा हूं ना, इसको एकदम अच्छे से याद रखना। ये हो गया, ये हो गया चूरन अमले वाला, ठीक है। इसके अलावा ये वाला हो गया, निज भाषा उन्नति को है, सब उन्नति को मूल। ठीक है, ये वाला याद रखना, भीतर 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 सब रस चूसै। ठीक। अब इसके बाद एक रचनाकार है अंबिका दत्त व्यास। इनकी रचना है पावस पचासा, और पावस पचासा से ये पंक्ति ली गई है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इनको याद रखिएगा। अब यो उर आवत है सजनी मिली जाऊं घर लगे के छतिया, मन की हरि भांति अनेकन आओ मिली, कीजिए कीजिए री रस की बतियां, हम हारी अरि करी कोटि उपाय, लिखी बहु नेक भरी पतियां, जनमोहन मोहनी मूर्ति के बिना कैसे करे दुख की रतियां। कैसे कटे है ना ये, कैसे कटे दुख की रतियां। ये अंबिका दत्त व्यास की रचना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर याद आए तो अच्छी बात है, एग्जाम में शायद ही आएगा ये। ठीक है, फिर भी याद रखिएगा। अब आते हैं द्विवेदी युग में हिंदी साहित्य की पंक्तियों पर। द्विवेदी युग के अंतर्गत आपको ना आचार्य शुक्ल की कुछ पंक्तियों को याद रखना चाहिए। एक पंक्ति है आचार्य शुक्ल की, क्या कहा इन्होंने? आचार्य शुक्ल जी लिखते हैं कि खड़ी बोली के पद्य विधान पर द्विवेदी जी का पूरा पूरा प्रभाव पड़ा। बहुत से कवियों की भाषा अव्यवस्थित और शिथिल होती थी। द्विवेदी जी ऐसे कवियों की कविताओं की भाषा को सुधार कर सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित करते थे, जिससे कवि शुद्ध भाषा लिखने की ओर प्रेरित हुए। और आपको पता होगा कि आचार्य द्विवेदी जो हैं, द्विवेदी जी बोल रहा हूं मतलब महावीर प्रसाद द्विवेदी ना, ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं, ये भाषा की शुद्धता के बड़े पक्षधर थे, बहुत पक्षधर थे। ठीक है, ये इतने पक्षधर थे कि इन्हीं के अनुरोध पर कांता प्रसाद गुरु ने हिंदी के व्याकरण की रचना की है। ध्यान रखिएगा, उसके पहले वो कविता लिखे थे भैंसासुरवध, कांता प्रसाद गुरु ने। लेकिन कांता प्रसाद गुरु के भाषा कौशल को देख करके आचार्य द्विवेदी ने कहा कि भैया तुम एक काम करो, हिंदी का व्याकरण लिखो, क्योंकि हमारे यहां अभी जो भाषा है वो बड़ी अव्यवस्थित और बेतरतीब भाषा है। तो हमको ये करना है कि पहले हिंदी का शुद्धिकरण करना है, और हिंदी का जब शुद्धिकरण करने की बारी आई तो उसको सबसे पहले नियमों में बांधने का काम हुआ। और नियमों में बांधने के लिए आचार्य द्विवेदी ने जिस व्यक्ति को चुना वो थे कामता प्रसाद गुरु। और आज आप जो हिंदी का व्याकरण पढ़ते हैं वो बेसिकली आचार्य कामता प्रसाद गुरु के द्वारा लिखी गई हिंदी का व्याकरण है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कांता प्रसाद गुरु के द्वारा लिखे गए व्याकरण को। तो इन्हीं के बारे में आचार्य शुक्ल ने कहा है कि भाई जो खड़ी बोली की पद्य रचना है ना, उस पे द्विवेदी जी के इस व्यक्तित्व का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। ठीक है, अब हुआ क्या कि उस समय सरस्वती पत्रिका सन 1900 से आरंभ हुआ है, श्याम सुंदर दास आपने पढ़ा होगा। ठीक है, इसको आरंभ किया था, चिंतामणि घोष नाम पढ़ते हैं आप उनका। तो जब आचार्य शुक्ल ने आचार्य द्विवेदी ने यह देखा कि भाई इस काल में रचनाएं तो बहुत हो रही हैं, लेकिन रचनाओं की भाषा जो है वो बहुत बेतरतीबी से, बहुत उर्दू मिश्रित, बहुत ज्यादा अंग्रेजी से प्रभावित हमको दिखाई पड़ रही है।
या बहुत ज्यादा क्षेत्रीयता उस पे हमको दिखाई दे रही है। बोल रहे हैं कि हम हिंदी में लिख रहे हैं, लेकिन वो लग अवधि की रही है, लग ब्रज की रही है। तो ऐसी भाषा को सुगठित करने के लिए आचार्य द्विवेदी ने एक काम किया कि भाई कामता प्रसाद गुरु को बोला कि आप हिंदी की रचना करो। तो आचार्य द्विवेदी ने हिंदी को शुद्ध करने का एक बीड़ा उठाया। और जब सरस्वती पत्रिका में कोई कविता आती थी लिखने के लिए या कोई रचना लिखने के लिए आती थी, तो आचार्य द्विवेदी खुद बैठकर उसको पहले सरल करते थे, शुद्ध करते थे, और शुद्ध करने के बाद उसको फिर सरस्वती पत्रिका में स्थान देते थे। तो आपको पता होगा कि सन 1900 से लेकर के 1903 के लगभग लेकर के 1920 तक आचार्य द्विवेदी जो है उन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया है। तो उनके इस व्यक्तित्व का प्रभाव जो है उस काल के कवियों पर हमको दिखना धीरे धीरे आरंभ होता है। और आचार्य द्विवेदी ने ये जो काम किया, इस काम को नोटिस किया है आचार्य शुक्ल ने। तो आचार्य शुक्ल ने यह कहा है कि भाई खड़ी बोली की जो पद्य है, खड़ी बोली के जो पद्य है, उन पर द्विवेदी जी का पूरा पूरा प्रभाव हमको दिखाई पड़ता है। ठीक है, बहुत से कवियों की भाषा थी जो बहुत अव्यवस्थित और शिथिल रूप में दिखाई पड़ती थी। द्विवेदी जी ऐसी कविताओं को पहले सुधारते थे और सुधार करके फिर सरस्वती पत्रिका में उसका प्रकाशन करते थे। इससे हुआ ये कि जब कवियों को दिखा कि अरे मैंने जिस मूल रूप में लिखा था वो तो मुझे अब दिख नहीं रहा है, इसको सुधार दिया गया है, तो उन्होंने समझा कि भाई हमको अब ज्यादा शुद्धतावादी बनना पड़ेगा भाषा के स्तर पर। तो ये कथन है आचार्य शुक्ल का, याद रखिएगा। इसके बाद एक कथन है आचार्य द्विवेदी का ही, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है, बहुत इंपॉर्टेंट कथन है। और इन्होंने कहा है कि चींटी से लेकर हाथी तक और भिक्षु से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य तक कविता की जा सकती है। मतलब हर छोटी से छोटी चीज से लेकर के बृहत्तम से भी बृहत्तम स्थिति में जाकर के आप कविता रच सकते हो। तो ये कथन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नाम कंफ्यूज हो सकते हो आप हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये नहीं कहा है, ये कथन है आचार्य द्विवेदी का, यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी का। इनकी रचना जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की जो रचना है हे कविते, सरस्वती पत्रिका में 1900 में प्रकाशित हुई। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सन 1900 में ये संपादक नहीं बने हैं, लेकिन इनकी रचना सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई, हे कविते। ठीक, अब इस काल के जो पंक्तियां हैं उनको ध्यान देना। सबसे बड़े कवि इस कालखंड में माने जाते हैं मैथिली शरण गुप्त। इसके अलावा माखनलाल चतुर्वेदी जी भी आएंगे, और भी कविताकार हैं, लेकिन सबसे बड़ा नाम आता है मैथिली शरण गुप्त जी का। मैथिली शरण गुप्त जी की रचना देखिए, भारत भारती है ना, आपने पढ़ा है, हिम किरीटिनी, हिम तरंगिनी, सॉरी, मैथिली शरण गुप्त की साकेत है रचना। ठीक है, साकेत इनकी रचना है, भारत भारती इनकी रचना है, बहुत सारी रचनाएं इनके मिलेंगी। ठीक है, आपका वो मिलेगा पंचवटी, पंचवटी जयद्रथ वध इनकी रचना है। तो मैथिली शरण गुप्त की रचना है भारत भारती, और वहां से जो पंक्ति ली गई है उसमें क्या है, हम कौन थे क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। ठीक है, भारत भारती में ये रचना लिखी गई है। फैला यहीं से ज्ञान का आलोक सब संसार में, ये भी रचना है भारत भारती से। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, भारत भारती। इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, तीनों इंपॉर्टेंट। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। ठीक है, तो ये भी रचना किसकी है? आचार्य सॉरी मैथिली शरण गुप्त जी की है। मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, समझो जग को न निराश अपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। इसके अलावा जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहां, ये भी रचना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। यशोधरा
इनकी जो रचना है वहां से ये लिया गया है। ठीक है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंखों में आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ठीक है, हाँ, याद रखिएगा इसको। इसके बाद सखी वे मुझसे कहकर जाते, तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। यशोधरा, बुद्ध के लिए कहा जा रहा है, यशोधरा के द्वारा। ठीक है, अगला है साकेत है ये, है ना, साकेत। बैठी सभा उटज के नीले वितान के तले, दही दीप बहु जागे। ठीक है, कई प्रसंग है साकेत में। विद्या कला कौशल बढ़ाओ, धन स्वयं बढ़ जाएगा। ठीक है, आज के समय में देखो कितनी प्रासंगिक लाइन है ये, कितनी प्रासंगिक लाइन है। क्या बढ़ाने को बोल रहे हैं? विद्या बढ़ाओ, कला बढ़ाओ, कौशल बढ़ाओ। ठीक है, ये तीनों बढ़ाओगे धन स्वयं बढ़ जाएगा। ठीक है, तो भारत भारती में ये पंक्ति मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, ये वाला तो खैर पढ़ चुके हैं हम लोग, है ना। अरे नहीं, ये तो यशोधरा की पंक्ति है, साकेत की नहीं है। अगला, अधिकार खोकर बैठना यह महा दुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। जयद्रथ वध। राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या, विश्व में रमे हुए सब कहीं नहीं हो क्या। ठीक है, इन्होंने लिखा है साकेत, साकेत की पंक्ति है ये। ठीक है, संदेश नहीं मैं यहां स्वर्ग का लाया, इस धरती को ही स्वर्ग बनाने आया। साकेत। ठीक है, तो ये पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त जी की हैं, इनको याद रखिएगा। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं देखूं तो सबसे इंपॉर्टेंट पंक्तियों में ये शुरुआत की जो 3 है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा और कोई सी पंक्ति? हाँ, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में पानी, इसको अच्छे से कर लेना। ठीक है, हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है माखनलाल चतुर्वेदी जी। माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना आपने तो पढ़ा है। ठीक है, चाह नहीं मैं सुर बाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी बाला के, चाह नहीं प्रेमी बाला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। ठीक है, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, पढ़ा है आपने। ठीक है, पुष्प की अभिलाषा, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इथलाऊं, चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। क्या भक्ति रही होगी यार देश की। कभी कभी इनको पढ़ता हूं ना, मात्र इनको चतुर्वेदी जी को, तो मतलब ऐसे लगता है कि भाई मतलब अपना सर्वस्व बलिदान करने के बाद भी कुछ देने की इच्छा ना, मतलब ये भारतीयों में ही हो सकती है। अरे भारतीयों का ना एकदम है, इस चीज पर पेटेंट है। ठीक है, सब कुछ दे दिए उसके बाद भी मातृभूमि को कुछ दे दें। ठीक है, ये भारतीयों के मन में ही हो सकता है। ठीक है, हे मातृभूमि तुझे कुछ और भी दूं, पढ़ा होगा आपने, सुना होगा। ठीक है, हाँ, तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। ये कविता मतलब माखनलाल चतुर्वेदी जी को, इनको इनकी ये पंक्ति ना इसी के बराबर है। मैं और क्या दूं, क्या दूं। सोचो, मतलब हम लोग जो हैं, हम लोग आम व्यक्ति जो हैं, जिन्होंने संघर्ष, मतलब वो संघर्ष नहीं देखा है जो इन्होंने देखा है। अंग्रेजी काल देखा है इन्होंने। अंग्रेजी काल में अपने बाप दादाओं के सर पे जूते पड़ते देखे होंगे इन्होंने। सोचो, आज तो हमको अगर कोई कुछ बोल दे तो हम तमतमा जाते हैं, है कि नहीं। इन्होंने, इनके अंदर कितना सहन शक्ति रहा होगा। मतलब कभी कभी सोच के लगता है भाई ये लोग किस मिट्टी के बने रहे होंगे। सब कुछ झेले, सब कुछ झेले, सब सहे, लेकिन आखिरी में जीत इन्हीं की हुई, है नहीं। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी की ये पंक्ति तो मतलब बचपन से जब से मैंने पढ़ा ना, मतलब तब से इतनी प्रिय है ना ये पंक्ति मुझे। मतलब वो शब्दों के बयां से बाहर है, बहुत जबरदस्त है। ठीक है, तो कभी अकेले बैठो ना तो इस चीज को सोचा करो। ठीक है, एक कवि हृदय जो है ना,
या एक हिंदी का विद्यार्थी होने के नाते आप इस चीज को कभी सोचना, समझे, कि इतनी भीषण पीड़ा में भी जहां पर आप अपनी मातृभूमि को गुलाम देख रहे हो, उस गुलाम भारत में लोगों को जगाने के लिए आप ऐसी पंक्ति लिख रहे हो। और वाकई में ये पंक्ति उस समय के लोगों को उद्वेलित कर देती होगी, बिल्कुल करती होगी। चाह नहीं मैं सुरबाला के, हम हमारे अंदर कितनी इच्छा भरी हुई है, सोचो, ये मिल जाए, वो मिल जाए, कार खरीद ले, ये खरीद ले, वो खरीद ले। इनके अंदर कुछ नहीं है सर। मतलब क्या एकदम आज के समय में देखा जाए ना तो साधु संत में ये हो सकता है बस, कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, है कि नहीं? सोचो ना, ये कुछ नहीं चाहते। वो स्वर्णिम जो पुरस्कार है व्यक्ति का, वो ठुकराता है आदमी। ठीक है, अपने आप को फूल की तरह एक इमेजिन करता है, बोलता है चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा। सुरबाला मतलब अप्सराओं के, अप्सरा स्वर्ग में भी जाना पसंद नहीं है हमको, और वहां जा करके किसी सुरबाला के गहनों में गूंथना भी हमको पसंद नहीं है। चाह नहीं प्रेमी बाला के मैं बिंद प्यारी को ललचाऊं, मैं किसी प्रेमी का आभूषण भी नहीं होना चाहता। चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, मतलब मुझे किसी सम्राट का निकटस्थ व्यक्ति होने का भी कोई शौक नहीं है। आज हम लोग कितना पहचान बनाने की कोशिश करते हैं, सोचो। हाँ, कोई मंत्री का आदमी मेरे को जान ले तो फलाना अधिकारी मेरे को पहचान ले, लोगों के मन में ये बहुत रहता है। उस समय की इनकी उनकी बातें देखो। हाँ, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं, देवताओं से भी निकटता मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो बस एक काम करना, तोड़ लेना और तोड़ करके रास्ते में फेंक देना। कौन से रास्ते पर? जहां देश पर बलिदान होने के लिए वीर सपूत जो हैं वो निकलते हैं। क्या मतलब भाव रहा होगा, मतलब ये पंक्ति जब पढ़ता हूं ना मैं, मतलब भाव इतना भर आता है, मैं क्या बताऊं। ठीक है, बहुत ज्यादा भाव है। मतलब किस मतलब मानसिक स्थिति में लिखे होंगे, क्या उनके मानसिक प्राबल्य रहा होगा इनके मन में, क्या जिजीविषा रही होगी इनके मन में। देश के लिए जीना, देश के लिए मरना है भाई, इसीलिए आदमी बड़ा होता है, समझे? तो आप लोग अगर कोई कविता वविता करते होगे ना तो ध्यान रखना इस बात को, ये सीखने वाली चीज है। हाँ, बिलासपुर जेल में लिखी है ये 1922 में। ठीक है, सॉरी, जानते हो आप, बिलासपुर के जेल में ये कविता लिखी गई है। ठीक है, पुष्प की अभिलाषा और है, पर्वत की अभिलाषा भी है। ठीक है, अगला राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी की रचना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको याद रखिएगा, चतुर्वेदी जी की रचना को। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। ठीक है, तो ये रचना है राम नरेश त्रिपाठी जी की, ध्यान रखिएगा। इसके बाद गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, मेरे एकदम बहुत बहुत फेवरेट वाले कविता मतलब रचनाकारों में एक है, और इनकी एक पंक्ति तो ये वाली बड़ी शानदार रचना क्या है? जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ठीक है, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ठीक, ध्यान रखिएगा इसको, ये पंक्ति पूछता है, जो भरा नहीं है भावों से जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। किसकी रचना है? स्नेही जी की रचना है। ठीक, नाथुराम रमा शंकर समाज सुधार के लिए क्या बोल रहे हैं? देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राण का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। ठीक है, देश प्रेम की क्या भावना इनके मन में थी। ठीक है, तो देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा। ठीक है, मरने से नहीं, मरने से अच्छा नहीं है डरना।
ठीक है, मरना ज्यादा अच्छा है, डरना अच्छा नहीं है, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। ठीक है, तो नाथूराम शर्मा शंकर। अब आते हैं छायावाद की पंक्तियां, बहुत इंपॉर्टेंट है छायावाद। इनकी पंक्तियों में पढ़ेंगे तो प्रकृति चित्रण वगैरह ज्यादा मिलेगा, नारी का उदात्त स्वरूप मिलेगा, नए नए प्रतीकों का प्रयोग मिलेगा। ठीक है, जैसे जयशंकर प्रसाद है, मैंने बताया था 4 आधार स्तंभ है, जयशंकर प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी वर्मा, इनकी पंक्तियों को पढ़ना है। तो जयशंकर प्रसाद है, नारी तुम केवल श्रद्धा विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। ठीक है, हाँ, कामायनी श्रद्धा सर्ग में यह आता है। ठीक है, श्रद्धा सर्ग में यह पंक्ति आती है। ठीक है, तो नारी तुम केवल श्रद्धा विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में, ये रचना है। ठीक, अगला है हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। ये चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। चंद्रगुप्त नाटक में एक पात्र है कार्नेलिया। ठीक है, ध्यान रखना, कार्नेलिया। कार्नेलिया कौन से नाटक की पात्र है? चंद्रगुप्त की। क्वेश्चन आता है ये कई बार। ठीक है, तो चंद्रगुप्त पंक्ति, चंद्रगुप्त जो नाटक है जयशंकर प्रसाद की, वहां पर लिखा गया है हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। इसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। निराला जी को मुक्त छंद का कवि माना जाता है, कहा जाता है, और इनके बारे में यह कथन प्रचलित है कि इन्होंने कविताओं को छंद के बंधनों से मुक्त कराया। ठीक है, आप इनकी राम की शक्ति पूजा पढ़िए, आपको पता चल जाएगा। रवि हुआ अस्त, यहां से चालू होगी कविता। ठीक है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब इनकी पंक्तियां देखो। अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी तो हो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। ठीक है, ध्वनि से लिया गया है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर कविता का नाम है, भिक्षुक काव्य संग्रह में इसको संग्रहित किया गया है। ठीक है, आपने देखा होगा इसको, कौन से जगह का वर्णन मिलता है? तो इलाहाबाद का वर्णन मिलता है। वह तोड़ती पत्थर में किस जगह का वर्णन है या किस जगह के बारे में उसका उल्लेख है? तो इलाहाबाद का उल्लेख है, ध्यान रखिएगा। एक इनकी और पंक्ति आती है, बांधो ना नाव इस ठाव बंधु, बहुत बहुत सुंदर रचना है वो, कभी सुनिएगा उसको। बांधो ना नाव इस ठाव बंधु, पूछेगा सारा गांव बंधु। ठीक है, वो भी निराला जी की रचना है। अगला है दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो कही नहीं। ये सरोज स्मृति, सरोज उनकी बेटी थी, आपको याद होगा। ठीक है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी जी की ये रचना है। पंत जी की रचना जो एग्जाम में पूछी जाती है, वियोगी होगा वह पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। देखो क्या प्रतीकों का प्रयोग किया जा रहा है, प्रतीकों का प्रयोग देखो कि कविता को बहती हुई बताया गया है कि नहीं? और वो कविता कहां से बह रही है? आंखों से बह रही है। ठीक है, पहला कवि वियोगी रहा होगा, वियोगी, तो वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। छोड़ द्रुमों की मृदुल छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरा बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। ठीक है, तो यहां द्रुम का मतलब होता है पेड़, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे शब्द आता है ना कल्पद्रुम, कल्पद्रुम, कल्पद्रुम मतलब होता है कल्प वृक्ष, ध्यान रखना इसको। ठीक है, तो यहीं से शब्द याद रखिएगा, वृक्ष, द्रुम, पेड़ परस्पर पर्यायवाची है। ठीक है, हाँ। महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा आधुनिक युग की मीरा है। अच्छा, पंत को चितेरा कवि, प्रकृति का चितेरा कवि कहा जाता है, पढ़ा है हमने ये, प्रकृति का चितेरा कवि। इनके बारे में और बहुत सारी चीजें हमने जानी थी। ठीक है, इनकी रचनाएं युगांत, युगवाणी, ग्राम्या,
ये सारी पंक्ति, ये सारी रचनाएं हमने पहले देखी हैं। महादेवी वर्मा की रचना आपने पढ़ा है, निहार, रश्मि, निर्जा, यामा, है ना। तो महादेवी वर्मा की रचना है, मैं नीर भरी दुख की बदली। ठीक है, किनकी रचना है? महादेवी वर्मा की है। मिलन का नाम मत लो, मिलन का मत नाम लो, मैं विरह में चिर हूं। वे मुस्कुराते फूल नहीं जिनको भाता है मुरझाना। ठीक है, तो ये पंक्तियां किनकी? महादेवी वर्मा की हैं। ये तीनों पंक्तियां अच्छे से याद रखिए, खासकर ये, मैं नीर भरी दुख की बदली। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। अब आते हैं प्रगतिवाद में। तो आपने 3 कालखंड देखा। एक कालखंड आपने देखा भारतेंदु काल, फिर देखा द्विवेदी युग, फिर देखा छायावाद का काल। ठीक है, तो भारतेंदु युग में भारतेंदु को याद रखिएगा। भारतेंदु की रचनाओं में आपको नाटक भी मिलेंगे, कविताएं भी मिलेंगी। ठीक है, इसके बाद द्विवेदी युग में शुद्धतावादी, थोड़ा सा भाषा जो है वो थोड़ी शुद्ध हुई। इसके अंतर्गत आपको भारतेंदु युग में मैथिली शरण गुप्त मिलेंगे। इसके अलावा माखनलाल चतुर्वेदी जी मिलेंगे, गया प्रसाद स्नेही जी मिलेंगे। आपको प्रगतिवाद छायावाद में मिलते हैं आपके चारों जो आधार स्तंभ हैं, जयशंकर प्रसाद मिलेंगे आपको। इसी कालखंड में सुमित्रानंदन पंत मिलेंगे, निराला मिलेंगे, महादेवी वर्मा मिलेंगी। इसके अलावा ना इसी कालखंड में जो हरिवंश राय बच्चन जी हैं, इसी कालखंड में लिख रहे हैं। ठीक है, इनकी मधुशाला, मधुकलश, ये इनकी रचना है। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, ये इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, तो इनकी पंक्तियों को भी अगर आप चाहो तो देख लेना। ठीक है, वैसे बहुत ज्यादा पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी एक बार देख सकते हो, कम से कम पीवाईक्यू लगा सकते हैं इनका। ठीक है, अब आते हैं प्रगतिवाद। प्रगतिवाद में हिंदी साहित्य की पंक्तियां। तो प्रगतिवाद में आपको क्या मिलेगा कि प्रगतिवाद में गरीबों के प्रति, शोषित वर्ग के प्रति स्नेह का भाव, उदारता का भाव, और जो शोषक वर्ग है उनके प्रति बहुत ज्यादा घृणा का भाव दिखेगा। ठीक है, तो इनकी रचनाओं में एक तो मिलेंगे आपको नागार्जुन। ठीक है, अरे तीसरा नंबर कैसे चालू हो रहा है यार? अच्छा, निराला। ठीक है, निराला, इसको ना ऊपर नीचे कर लेते हैं। हाँ, निराला। देखो निराला जो है ना, वो बेसिकली देखा जाए तो ये हैं अपने छायावाद के कवि। निराला हो गए, पंत हो गए, ये छायावाद के कवि हैं। लेकिन निराला की जो रचना है ना, 2 रचना है खासकर। एक तो रचना है अपनी ये कुकुरमुत्ता। ठीक है, अबे सुनबे गुलाब, ये वाली। और दूसरी रचना है भिक्षुक। भिक्षुक जो काव्य संग्रह है उसमें, ये दोनों ना प्रगतिवादी रचना भी मानी जाती है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो शोषित वर्ग है उनके प्रति दया और करुणा का भाव हमको दिखता है। जैसे इसमें अगर आप देखें, निराला की रचना है, अबे सुनबे गुलाब, भूत भूल मत गरपाई, खुशबू रंगो आब, खून चूसा है खाद का तूने अशिष्ट, डाल पर इतरा रहा है कैपिटलिस्ट। कुकुरमुत्ता जो है ये गुलाब को बोल रहा है। ठीक है, कुकुरमुत्ता जो है वो गुलाब को बोल रहा है कि अरे गुलाब तू भूल मत कि ये जो फूल, खुशबू, रंग, आब तू पाया है, ठीक है, ये तुझे तुझे खाद ने दिया है, मिट्टी ने दिया है, पानी ने दिया है। ठीक है, हाँ, इन सब को भूल करके तू डाल पर इतरा रहा है, पूंजीवादी, कैपिटलिस्ट, पूंजीवादी। ठीक है, क्योंकि देखो लोग जो होते हैं ना वो दिखावे पर ज्यादा जाते हैं। आप गुलाब के पेड़ को पसंद नहीं करते सर, आप गुलाब को पसंद करते हैं। है हम लोग का माइंडसेट ऐसा कि हम गुलाब के पेड़ को पसंद नहीं करते, हम गुलाब की जड़ों को पसंद नहीं करते, हम पसंद किसको करते हैं? गुलाब के फूल को। तो कितना गहरा कटाक्ष किया है यहां पर निराला जी ने कि कुकुरमुत्ता जो खुद से उगाया है कि नहीं? कुकुरमुत्ता कोई बोता नहीं है सर। अब तो खैर फार्मिंग होती है, लेकिन बेसिकली देखा जाए तो कुकुरमुत्ता बोया नहीं जाता है, कुकुरमुत्ता ऑटोमेटिकली उगता है। तो कुकुरमुत्ता बोल रहा है गुलाब को, क्या बोल रहा है? सुन गुलाब, अबे का प्रयोग है देखो, अबे सुन बे गुलाब,
जो पाई खुशबू रंगो आब, है ना, भूल मत गर पाई खुशबू रंगो आब, भूल मत तू, क्या नहीं भूलना है कि धरती का खून चूसा है तूने खाद का अशिष्ट, मतलब तूने खाद का खून चूसा है तब तू फूला है कि नहीं, तब तेरी तेरी तेरा जो रंग है वो निखर करके आया है, तेरी पत्तियां जो इतनी सुंदर दिखाई दे रही हैं वो उस खाद की वजह से है, उसका खून चूसा है तूने। जैसे हमारे यहाँ एक सोसाइटी है, एक समाज है, उस समाज में एक वर्ग पूंजीवादी है और एक वर्ग जो है वो उनका कर्मचारी है। तो कर्मचारी जब काम करता है तो फायदा मिलता है पूंजीवादी को। यही होता है कि एक फैक्ट्री का मालिक जो है वो कभी मशीन चलाने के लिए नहीं जाता, काम करने वाले लेबर्स होते हैं, ठीक है। तो लेबर्स का खून चूस करके वो आदमी बड़ा हुआ है, और अगर नाम प्रसिद्ध है किसी का तो इसका प्रसिद्ध है सर, कर्मचारियों का नाम प्रसिद्ध नहीं है कि नहीं, यह है। तो इसी पर कटाक्ष है, ये अबे सुनबे गुलाब, भूल मत गर पाई खुशबू रंगो आब, खून चूसा है तूने खाद का, खून चूसा है खाद का तूने अशिष्ट, और डाल पर इतरा रहा है कैपिटलिस्ट। कुकुरमुत्ता प्रयोग सॉरी प्रगतिवादी रचना मानी जाती है। भिक्षुक की ये रचना है दूसरी, ठीक है, निराला की भिक्षुक काव्य संग्रह से ली गई है। वह आता दो टूक कलेजे के करता पछताता, पथ पर आता पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, ठीक है, ऐसा है। वह आता दो टूक कलेजे के करता पछताता, पथ पर आता पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक। देखो जो वर्ग है, ठीक है, जो व्यक्ति है, जो भिक्षुक है, उसके प्रति दया का भाव है, ठीक है, करुणा का भाव है। वो आता है, दो टूक कलेजे के करता है, पछताता है, फिर से रास्ते पर आता है। पेट और पीठ, देखो खाना नहीं मिला है उसको, तो क्या हो गया है, पेट और पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक, लकड़ी टेक के चल रहा है, ठीक है। इसके बाद दिनकर है, ये दोनों पंक्तियां अच्छे से याद रखना निराला की, निराला को तो जितना पढ़ो उतना कम है, अथाह है, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर, दिनकर की रचना, इनको इनके बारे में पता होगा, रश्मि रथी, कुरुक्षेत्र, ये सारी रचनाएं हैं इनकी, है ना। स्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं, मां की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़ों की रात बिताते हैं, कुरुक्षेत्र है, ठीक है, कुरुक्षेत्र। इसके बाद है हटो व्योम के मेघ पंथ से, स्वर्ग लूटने हम आते हैं, दूध दूध ओ वत्स, तुम्हारा दूध खोजने हम आते हैं, ठीक है। तो ये भी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। इसके बाद नागार्जुन, नागार्जुन की एक बड़ी फेमस रचना है अकाल और उसके बाद, ठीक है, बादलों को घिरते देखा है, अकाल और उसके बाद बादलों को घिरते देखा है। तो ये रचना जो है इसके अंतर्गत ये पंक्ति कई बार पूछता है, ठीक है, और इसमें कई बार क्या होता है कि 4-5 शब्द दे देता है, 4 शब्द दे देगा और बोलता है कि इसको क्रम में लगाओ नागार्जुन के अकाल और उसके बाद रचना के अनुसार। जैसे वो शब्द देता है चूल्हा, वो शब्द देता है चक्की, वो शब्द देता है कुतिया, ठीक है, और शब्द दे देता है कानी, ऐसा चूहिया शब्द दे देता है, एक शब्द दे देता है चूहिया, चूहा सॉरी, चूहा, ऐसा, ठीक है। तो चूहा इसके बाद आता है, कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, ठीक है। तो ये भी रचना है किसकी, ये रचना है नागार्जुन की, ठीक है। इनकी पूरी रचना पढ़ना, बहुत शानदार है ये रचना, ठीक है। नागार्जुन को जब आप पढ़ेंगे ना तो नागार्जुन बड़े बेबाक, बड़े एक तरीके से बोला जाए ना तो नागार्जुन जो है ना ये मुखर कवि एकदम, बहुत बहुत मुखर कवि हैं, और ये किसी से डरते भी नहीं हैं।
डरते भी नहीं है। जब ये राज्यसभा में सांसद थे तो इन्होंने क्या कह दिया था, इन्होंने कह दिया था राजीव गांधी को, हमने देखा हमने जाना मेरी मम्मी मेरे नाना, है ना। जब भी वो आते थे राजीव गांधी जी तो भाषण देते थे, मेरी मम्मी ने मेरे नाना ने ये किया, मेरे नाना ने ये किया, मेरी मम्मी ने ये किया। तो जब फाइल खुली बोफोर्स घोटाले की तो नागार्जुन ने कह दी थी ये बात, हमने देखा हमने जाना मेरी मम्मी मेरे नाना। ठीक है, बहुत मुखर कवि थे। सोचो प्रधानमंत्री को घेप नहीं रहे हैं, जवाब देना जानते हैं। ठीक है, तो इनकी रचना है, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिन तक लगी भीत पर, भीत यानी दीवार, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त, दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, मतलब बहुत दिन बाद खाना बन रहा है देखो। ठीक है, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। इतनी पंक्ति है इनकी, ये रचना है इनकी, ये जो रचना है ना ये इतनी ही है। ठीक है, तो ये रचना जो है ये अकाल और उसके बाद नाम का काव्य है, इसके अंतर्गत लिखा गया है। ठीक है, तो चाहो तो आप लोग इसको पढ़ लेना, बहुत अच्छी कविता है। ठीक है, चलो इसके अलावा वो देखे होगे आप, बादलों को घिरते देखा है, सुना होगा आपने, अमल धवल गिर के अमल धवल गिर के शिखरों पर बादलों को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानस सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादलों को घिरते देखा है। नागार्जुन की रचना है। ठीक है, और एक इनकी बड़ी मस्त रचना लगती है यार, कालिदास। कालिदास को पढ़ना, कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया या तुम रोए थे, अज रोया या अज यानी ब्रह्मा, अज रोया था या तुम रोए थे, कालिदास सच सच बतलाना। ठीक है, आगे लिखते हैं, शिवजी की तीसरी आंख से निकली हुई महाज्वाला में, शिवजी की तीसरी आंख से निकली हुई महाज्वाला में घृत मिश्रित सूखी समिधा सम कामदेव जब भस्म हो गया, सूखी समिधा सम कामदेव जब भस्म हो गया, रति के क्रंदन सुन आंसू से तुमने ही दिग धोए थे, तुमने ही आंखें धोई थी आंसुओं से। ठीक है, कालिदास सच सच बतलाना, रति रोई या तुम रोए थे। बहुत शानदार रचना है यार, पढ़ना इनको कभी। नागार्जुन अपने समय के बहुत बड़े रचनाकार। ठीक है, इनका मूल नाम था बाबा वैद्यनाथ, वैद्यनाथ इनका नाम था। ठीक है, वैद्यनाथ मिश्र इनका मूल नाम था और इनकी रचना है। तो एक रचना ये रही, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। तो इसके बाद फिर लगी चूहों की हालत भी रही शिकस्त। तो चूहा बाद में आता है, ये सीक्वेंस याद रखना, चूल्हा चक्की कुतिया चूहा। ठीक है, क्यों बोल रहा हूं, पिछले साल सेट के पेपर में आ गया था यही क्वेश्चन, जब कितना आसान क्वेश्चन है। कविता अगर आपने पढ़ी है तो ये याद होगा आपको, छोटी सी कविता है, ज्यादा बड़ी तो है नहीं। ठीक है, इसके बाद रचनाकार हैं केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ अग्रवाल की तो एक बड़ी फेमस पंक्ति है यार, इस कालखंड की, प्रगति काल की, प्रगतिवाद की। कौन सी पंक्ति, मैंने उसको जब जब देखा देखा लोहा जैसा जलता देखा, गलता देखा ढलता देखा, मैंने उसे गोली सा चलता देखा। केदारनाथ अग्रवाल। ठीक है, इनकी रचना देखो, काटो 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 करवी, मारो 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 हंसिया, हिंसा और अहिंसा क्या है, युग की गंगा, इनकी रचना है। एक बीते के बराबर, बीते मतलब वो बीतने वाला नहीं, बीते ये वाला। ठीक है, एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरैठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है।
चंद्र गहना से लौटती बेर। ठीक है, तो पहली वाली रचना याद रखना, और एक जो मैंने आपको बताया, ठीक है, उसको याद रखना। कौन सी? मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा। ये रचना किसकी है? केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। ठीक है, अब आते हैं प्रयोगवाद। प्रयोगवाद में नवीन प्रतीकों का प्रयोग होगा, नए नए प्रतीक आपको मिलेंगे। पलायनवाद आपको देखने को मिलेगा। इसके आरंभकर्ता माने जाते हैं कौन? हीरानंद, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है, तार सप्तक से ये कहानी चालू होती है, आपने पढ़ा है ये। ठीक है, 1942। अब इनकी रचना देखो, इनकी रचना है यह दीप अकेला। रचना का ही नाम है यह दीप अकेला। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। यह दीप अकेला किसकी रचना है? अज्ञेय की रचना है, ध्यान रखिएगा। सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, एक बात पूछूं तब कहां से सीखा डसना, विष कहां से पाया। ठीक है, अज्ञेय की रचना है। सांप तुम सभ्य तो नहीं हुए हो, ठीक है, तुमको नगर में बसना भी नहीं आया। ठीक है, एक बात पूछूं, तुम शहर में रहते नहीं हो। देखो नगरों पर क्या कटाक्ष है। शहर में तुमको आता नहीं है रहना, तुमको सलीका नहीं है रहने का, तुम असभ्य हो। लेकिन ये डसना और विष तुम्हारे पास कहां से आ गया? तुम डसना कहां से सीख गए? और देखो नगर में रहने वालों, शहर के रहने वालों को क्या कटाक्ष कर रहे हैं ये, कि शहर में रहने वाले जो है ना वो सांप के जैसे होते हैं सर। ठीक है, वो सांप के जैसे होते हैं, वो जहरीले होते हैं। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी। अगला है मुक्तिबोध। जब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने होंगे ही मठ और गढ़ सब अंधेरे में, इनकी रचना है। धर्मवीर भारती, पराजित पीढ़ी के हम हैं पर हमने स्वप्न बुने हैं। कनुप्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। पराजित पीढ़ी के हम हैं पर हमने स्वप्न बुने हैं, मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूं लेकिन मुझे फेंको मत, टूटा पहिया। ये भी धर्मवीर भारती की रचना है। भवानी प्रसाद मिश्र, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। ठीक है, जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूं, गीत फरोश। फरोश का मतलब होता है विक्रेता, ध्यान रखना। फरोश का मतलब होता है विक्रेता। क्वेश्चन आता है कई बार, गीत फरोश में फरोश का मतलब क्या है? ठीक है, फरोश का मतलब होता है बेचने वाला, गीत बेचने वाला। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूं, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूं। तो गीत फरोश रचना है किसकी? भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है गीत फरोश, बहुत अच्छी रचना है, पढ़िएगा कभी। इसके बाद आते हैं नरेश मेहता। यह पथ बंधु था, यह पथ बंधु था। ठीक है, यह पथ बंधु था। ठीक है, इसके बाद एक रचनाकार आते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठीक है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, और ये ऐसे रचनाकार है ना, मतलब मेरे चुनिंदा जो एकदम फेवरेट वाले जो रचनाकार होते हैं ना, उनमें इनका नाम शामिल है। ठीक है, एकदम मतलब इनकी रचना इतनी शानदार लगती है ना, मस्त रचना। ठीक है, कभी इनको पढ़ना। ठीक है, आपको ना एक कविता सुनाता हूं मैं। ठीक है, पिछड़ा आदमी, पिछड़ा आदमी सुनना, पिछड़ा आदमी मस्त रचना है इनकी। जब सब बोलते थे वह चुप रहता था, जब सब बोलते थे वह चुप रहता था, जब सब चलते थे वह पीछे हो जाता था। जब सब बोलते थे वह चुप रहता था, जब सब चलते थे वह पीछे रह जाता था। जब सब खाने पर टूट पड़ते थे वह
कोने पर बैठा टूंगता रहता था। टूंगता, देखो देशज शब्द का क्या शानदार प्रयोग है। ठीक है, जब सब खाने पर टूट पड़ते थे वह कोने पर बैठा टूंगता रहता था। जब सब निठाल हो सो जाते थे, जब सब निढाल हो सो जाते थे वह शून्य में टकटकी लगाए रहता था। मतलब अंतरिक्ष में देखता रहता था जब सब सो जाते थे, क्योंकि बाहर बिस्तर नहीं है सर उसके पास। ठीक है, लेकिन जब गोली चली तो सबसे पहले वही मारा गया। देखो कितनी, इतनी है रचना, बस केवल इतनी है रचना। ठीक है, इतनी सी रचना है। एक पिछड़े आदमी का क्या क्या समाज में उसकी परिस्थिति क्या है, उस पर ये बात कही गई है। ठीक है, एक ऐसी रचना है, मुझे वो पोस्टमार्टम, इनकी बड़ी शानदार रचना है। पोस्टमार्टम बहुत शानदार रचना है। गोली खाकर, रचना है गोली खाकर एक के मुंह से निकला राम, एक के मुंह से निकला माओ। ठीक है, एक के मुंह से निकला राम, एक के मुंह से निकला माओ, लेकिन तीसरे के मुंह से निकला आलू। तीसरे के मुंह से निकला आलू। पोस्टमार्टम में पता चला कि पहले दो के पेट भरे हुए थे। ये कविता है, सोचो, मुक्त छंद है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जब कटाक्ष करते हैं ना तो बहुत खतरनाक कटाक्ष करते हैं। ठीक है, देखो दक्षिणपंथी और वामपंथियों को किस तरीके से निचोड़ दिया एक ही 4 लाइन की पंक्ति में। ठीक है, गोली चली, गोली खाकर एक के मुंह से निकला राम, दक्षिणपंथी है, धर्म को मानता है, तो धर्म को जो मानता है वो सीधी सी बात है वो राम कहेगा, है कि नहीं, मतलब अपने भगवान को न याद करेगा वो। तो गोली खाकर एक के मुंह से निकला राम, एक के मुंह से निकला माओ। माओ, माओ से तुंग, वामपंथी। ठीक है, जो लेफ्टिस्ट होते हैं उनको कहा गया। तो गोली खाकर एक के मुंह से निकला राम, एक के मुंह से निकला माओ, तीसरे के मुंह से निकला आलू। भूख लगी थी उसको। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में निकला पहले दो के पेट भरे हुए थे। ठीक है, मतलब जो फालतू की बकैती करते हैं, इनके अनुसार जो फालतू की बकैती करते हैं वो इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनका पेट भरा होता है। ठीक है, हाँ, जब तक खाने का नहीं मिलेगा, भूख ही सबसे बड़ा धर्म है नहीं, ये वही बात कह रहे हैं। तो रचना है ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। जब भी भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता है सुंदर दिखने लगता है। तो ये रचनाएं हैं प्रयोगवाद की। ठीक है, तो इनको याद रखिएगा। क्वेश्चन यहां से आते हैं और जितनी पंक्तियां यहां पर मैंने लिखी है, मैंने एकदम छांट छांट करके जो पुराने एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है उनको उठा करके डाला है। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ना, इतनी पंक्तियां कर लो, इतने से क्वेश्चन आता है। ठीक है, अगर और पढ़ने की इच्छा होगी तो मैं बिल्कुल नहीं रोकूंगा, बिल्कुल पढ़ना। आप बिल्कुल गंगा की तरह निर्बाध हो, आप जा करके बिल्कुल समंदर तक पहुंच सकते हो, कोई बंधन नहीं आप पर, कोई नहीं बांध सकता आपको। आप बिल्कुल पढ़ो और एग्जाम ओरिएंटेड ये जब तैयारी करने की बारी आएगी तो एग्जाम के पहले इसको पूरे को रिवीजन कर लेना, बस इतना बोलूंगा मैं। ठीक है, ओके, चलो, याद हो रहा है कि नहीं? याद हो रही है चीजें? टिकेश्वरी, रागिनी, 2 बार 3 बार पढ़ना पड़ेगा, 2 बार 3 बार पढ़ना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के ये याद होगा। ठीक है, याद हो रहा है A1? कुछ कुछ चीजें मैं एक्स्ट्रा इसीलिए बताता हूं ताकि आप लोग ना लिंक करके चीजों को याद कर सको। ठीक है, लिंक करके आपको याद करने में आसानी हो, इसलिए मैं पढ़ाता हूं। हाँ, वो भूलना स्वाभाविक प्रक्रिया है, डरो मत। ठीक है, डरना कोई मतलब समाधान नहीं है। ठीक है, डरना जरूरी है यार, जो सीरियस कैंडिडेट होता है वही डरता है, ध्यान रखना एक बात। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अभी डलवा देता हूं मैं बैठ के। ठीक है, ठीक है, नागमती वीराखंड भी डलवा देता हूं, उसको भी पढ़ना। ओके, अब ये तो हो गई पंक्तियां।
अब अगली क्लास से हम लोग चालू करेंगे कहानियां पढ़ना। ओके, एक एक करके कहानियों को पढ़ेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि मूल पाठ आपको क्लास में ही करा दूं। मूल पाठ कहने का मतलब उस कहानी को पूरा पढ़ लें हम लोग, जो जो एग्जाम में आता है वहां से पूरी कहानी हम लोग पढ़ लें, ठीक है, ताकि आप लोग के दिमाग में पूरा स्ट्रक्चर एक बना रहे। तो कहानी सुनते सुनते सोने वाला आदत छोड़ देना भाई, पढ़ाते रहूंगा तो सोना मत, ठीक है। बहुत सारे लोगों को रहता है कि कहानी सुनते सुनते सो जाते हैं, ठीक है। हाँ, तो कहानी अब जो पढ़ेंगे ना, तो जो आपके पाठ्यक्रम में रहता है ना, और जो सेट वगैरह में भी आपको काम आएगा, उन कहानियों को हम लोग टारगेट करेंगे और वहां से फिर तैयारी करना, ठीक है। चलो, तो आज की क्लास में इतना ही, कल चालू करेंगे हम लोग कहानियां पढ़ना। ओके।